हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी मैं आपको टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज पढ़ाते जाऊंगा। उसमें कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, देखो। सबसे पहले पढ़ाऊंगा संख्याओं का वर्गीकरण यानी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। संख्याओं का वर्गीकरण, ये आपका पहला क्या होगा? टॉपिक। ये मेन टॉपिक है। ये क्या हो गया आपके? सब टॉपिक। फिर इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में। फिर चलेगा आपका क्या? शेषफल जैसे कंप्लीट होगा विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम मैं पढ़ा चुका आपको, यानी कि भाजकता के नियम। ये आपको मैं कुछ पढ़ा दिया। इसके बारे में संख्याओं के वर्गीकरण में हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, परिमेय, अपरिमेय, ये जो भी हैं मैं आप सबको ये पढ़ा दूंगा। शेषफल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? भाग देने पर आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में अभी आपने दिया हो तो n में 4 का भाग देने पर 3 शेषफल आता है। इसी प्रकार 2n में 6 का भाग देने पर शेषफल। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे मैं आप ये समझाऊंगा। भाजकता के नियम, मैंने नियम और उन नियमों पर आधारित प्रश्न तो हल करवा दिए, लेकिन इन नियमों में भी कुछ बेसिक क्वेश्चन और रह गए। उन बेसिक क्वेश्चनों को इस जैसे ये दो टॉपिक सब टॉपिक खत्म होंगे, इन टॉपिकों में आपको मैं समझा दूंगा। फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई के अंक निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इसके बाद अगला सब टॉपिक कौन सा होगा आपका? श्रृंखला। श्रृंखला में आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद नेचुरल नंबर मैंने आपको इन संख्याओं में बता दूंगा, लेकिन इन संख्याओं पर आधारित यानी प्राकृत संख्याओं के योग, फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को आधारित मैं हल करवाऊंगा। फिर एपी, और एपी का मतलब समांतर श्रेणी। इस पर इन सब टॉपिक को करने के बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे भाषा, यानी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं लैंग्वेज, उन लैंग्वेज पर आधारित पर्सन पढ़ेंगे अपन। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सब टॉपिक में। अपने टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या को वर्गीकरण, शेषफल, भाजकता के नियम, इकाई का अंक, श्रृंखला, एपी और भाषा पर आधारित प्रश्न। इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा आपको। और आज अपन इसमें सबसे पहले सब टॉपिक कौन सा है? संख्या का वर्गीकरण, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अपन संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपको संख्याओं का वर्गीकरण मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आपके सामने। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या किससे मिलकर बनती है? आपको पता है, अंकों से। संख्या किससे मिलकर बनती है? अंकों से। और अंक कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, अंक कितने होते हैं? देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने टोटल अंक हुए आपके पास? टोटल अंक कितने होते हैं अपने? 10। ठीक है। जैसे ही इन अंक 10 लिखते हैं अपन, दो अंकों के मिलने पर क्या हो गई आपकी संख्या का निर्माण। ये क्या कहलाया? आपका संख्या। अब संख्याओं में भी कुछ और भी टॉपिक है, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, ये सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप अंकों के बारे में मैंने बता दिया। संख्या किससे निर्मित होती है? अंकों के जोड़ने पर। अंकों को जोड़ने पर, या देखो, जैसे एक था, एक क्या था? एक अकेला अंक। जैसे इसके पास 0 लगा दिया मैंने, ये क्या आ गया? संख्या का रूप। जैसे ये मान लो 2 है, 2 के आगे कोई सा भी अंक इसमें से उठाकर लगा दिया मैंने इसके पास, तो ये क्या हो गई? आपकी संख्या। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं संख्याओं के वर्गीकरण में
बताता हूं मैं। संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब यह होता है संख्या एक तो काल्पनिक और वास्तविक नंबर के रूप में होती है। संख्या किस रूप में होती है? वास्तविक और काल्पनिक रूप। देखो वास्तविक संख्या, एक तो होता है वास्तविक संख्या, और एक क्या होता है? काल्पनिक संख्या। इसे तो बोलते हैं रियल नंबर, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखो रियल नंबर मतलब वे संख्या नंबर लाइन आती है ना अपने, उस पर डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि कैसे? देखिए आपके सामने कैसे, देखिए इसको कैसे, वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। अब देखिए 13, 5, 7, 8, ये है, ये क्या है? रियल नंबर। इनको क्या लिख सकते हैं अपन? नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब ये ये लाइन है आपके पास, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इस पर डिनोट कर सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा होगा आप। -1, -2, -3, ये तो इधर इन्फिनेटिव, और इधर क्या होता है? 1, ये भी इन्फिनेटिव। अब देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ से लगभग यहाँ तक आकर 5 आ जाएगा आपको। ये -7, ये इधर आ जाएगा। इनको क्या लिख सकते हैं अपन? नंबर लाइन में लिख सकते हैं किस प्रकार। और काल्पनिक संख्या होती है, इनको क्या नहीं लिख सकते अपन? नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। इसका अपोजिट, यानी कि नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते अपन। नहीं लिखा जाता हो, जैसे जैसे √2 माइनस, ये हो, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो ये होता है एक आयोटा का चिन्ह, जानते हो आयोटा का चिन्ह ये होता है, ये क्या है? आयोटा का चिन्ह है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इस रूप में लिख सकते हैं। आयोटा का चिन्ह किसको परिवर्तन कर देता है? माइनस का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। इसके बारे में आगे और मैं बताता हूँ, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मैंने समझा दिया। वास्तविक संख्या में ये टाइप 2 हो गए इसके। इसमें भी क्या आ गया है? एक तो आ गया आपके सामने परिमेय संख्या, एक क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय किसको बोलते हैं अपन? देखिए किसी भी संख्या को के p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, किसी भी संख्या को किसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे तो बोलते हैं परिमेय। और अपरिमेय क्या होता है? p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, लेकिन ये p बटा q के रूप में होती है, ये p बटा q के रूप में नहीं होती। देखिए कैसे? p बटा q के रूप में देखो आपके पास ये दे दिया 4/5, p और q बटा रूप में हो गया। लेकिन इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर q का मान अगर अपन जैसे ही 0 रखते हैं, देखो इसमें जैसे ही 0 रखता हूं मैं, 0 में भाग देने पर क्या है? 0। ये कभी परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, तो q का मान कभी भी 0 नहीं रखना है आपको। अब जैसे ही आप इसके बारे में समझ गए, तो अगला होता है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब √2। √2 का मान क्या होता है? 1, 4, 1, 4 वगैरह होता है आपको। इसी प्रकार ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो।
इनका बेसिक आपको अब मैं अच्छे से समझाऊं तो मुझे 7th क्लास पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप स्वयं 7th क्लास पढ़े। अगर आपने नहीं सीखा है तो 7th क्लास की बुक पढ़े, उसमें अच्छे से समझा रखा है इन चीजों को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली संख्याओं के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपने इनका स्क्रीनशॉट ले होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और बताऊं, जब परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव किया जाता है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए जब परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव किया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाएगा। इसको परिमेय और अपरिमेय को जैसे ही जोड़ा जाएगा तो अपने पास प्राप्त क्या होगा, अपरिमेय। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आप मैं आपको परिमेय संख्या के आगे बताता हूँ इसको मिटाकर। देखिए अब परिमेय संख्या के अंदर भी दशमलव बिन दशमलव पढ़ा है तो मैं आपको, दशमलव संख्या कौन सी होती है। दशमलव संख्या में भी एक तो होती है कौन सी, शांत दशमलव। एक होती है अशांत दशमलव। अशांत 10 पुनरावृत्ति, बढ़ती दशमलव। और तीसरी कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, यह होती है। शांत दशमलव का मतलब ये आ गया आपके पास, ये मान लो ये आपके पास, जैसे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 65/10। लेकिन इसको काटने पर क्या होगा, देखो मैं काटूंगा, 5 एकम 5, 5 या 15, नीचे क्या गया, ये ये किस रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया आपके पास। ये P/Q के रूप में हुआ तो ये क्या कहलाएगा आपका, शांत दशमलव क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो आप क्या कह सकते हो, देखो इन पर मैं इन चीजों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, इन पर प्रश्न आते हैं आपको भाषा पर आधारित। भाषा पर आधारित का मतलब शांत दशमलव को परिमेय संख्या कथन के रूप में पूछेगा, सत्य असत्य इस प्रकार हल करेंगे। तो आपको कैसे हल कर पाओगे उस प्रश्नों को, अगर आप इन चीजों का बेसिक याद होगा तो आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। परिमेय मैंने किस प्रकार बोला, देखो आपको मैंने एक एग्जाम्पल समझाया। ये दे रखा है 6.6.5, तो 6.5 को क्या लिख सकते हैं, 65/10। अब इसको जैसे ही मैंने काटा 13/2 के रूप में आया। और 13/2 किस रूप के लाया, P/Q, P/Q। तो ये जैसे ही कहलाया तो ये क्या कहलाते हैं, P/Q के रूप, 10 सॉरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहलाए तो श्याम दशमलव क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आसान पुनरावृत्ति बताता हूँ। आसान पुनरावृत्ति, ये देखिए ये क्या चल रहा है, अनंत तक। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए ये लिख लिया मैंने, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5/9। अब ये चीजें मैंने आपको दिन में समझा पिछले जो क्लास है उनमें अच्छे से समझाया था, कहाँ कहाँ दिन में कैसे हल करना है। तो ये किस रूप में हुआ, P/Q के रूप में। तो ये भी क्या हुई है, परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई। देखिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ये आपके पास, इसको कैसे हुआ, इसको क्या बोलेंगे अपन, देखो ये बोल सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे अपन, 46/90। तो ये क्या हुई, P/Q के रूप में। तो P/Q रूप क्या होता है, परिमेय। तो अपन क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये में से क्या होती है, परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती।
ये किसका रूप हुआ? परिमेय संख्या का। अशांत अनावर्ती दशमलव, ये किसका रूप बचा आपके पास? अपरिमेय। अपरिमेय जैसे √2 का मान क्या होता है? 1.414। ठीक उसी प्रकार ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ये क्या कहलाई? अशांत। अशांत अनावर्ती किसका होता है? अपरिमेय। ये होता है, ठीक है, ये भी चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न में आप, सॉरी, प्रश्न का नाम है, अगली जो परिभाषा है संख्या पर आधारित, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं वह संख्याएं जो कहां से प्रारंभ होती हो? एक से प्रारंभ होती हो। वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती हो और इन्फिनेटिव यानी अनंत तक, अनंत तक जाती हो, तो वे कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, इनको ज्यादा समझाने की मेरे को आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप ये चीजें थोड़ा बहुत जानते होंगे। एक संख्या आती है पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किससे प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होती है। और ये भी किससे तक? अनंत तक जाती है। ठीक है, एक संख्या कौन सी हो गई आपकी? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को मिलाकर जो बनाई जाती है उसे कहते हैं पूर्णांक। यानी इसमें क्या होता है? ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक में संख्याएं होती हैं। किस प्रकार? देखो, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ये दे रखा है आपको, ये किस पर होता है? नंबर लाइन पर पूरा। ठीक इस प्रकार होता है। ये क्या कहलाती है? पूर्णांक। आपको इनके बारे में अच्छे से पता होगा, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया आपको। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अगली देखिए, अगली संख्या आपके सामने कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी? देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। ये आपके सामने प्राइम नंबर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल दो हो, तो होना चाहिए दो गुणनखंड। दो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? या तो एक एवं, और क्या हो? स्वयं। एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 7, 5, 19, 67, ये दे रखा है आपको। अब देखिए, इसके अलावा इसका कोई टुकड़ा है क्या? 7 के अलावा एक, एक और 7 के अलावा कोई टुकड़ा है क्या? 5 का एक और 5 के अलावा कोई टुकड़ा है क्या? 19 का एक और 19 के अलावा कोई टुकड़ा है क्या? नहीं है। तो ये सब क्या कहलाएंगी? संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बेसिक सी, जो आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो बातें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बोर्ड पर। ये सब दे रखा है आपको, इनको डायरेक्ट मैंने लिख लिया है, लेकिन मैं आपको इनको समझाते हुए बताता चलता हूँ।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, ये सीधे प्रश्न पूछता है ऐसे ही एग्जाम में। अभी जो मैं आप इन परिभाषाओं को समझाने के बाद जैसे प्रश्न हल करूंगा तो उनमें देखना इन्हीं भाषा पर आधारित प्रश्न डायरेक्ट पूछा हुआ है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, देखो इन चीजों को आप अगर याद कर लेते हो तो आपको थोड़ा आसान भी रहेगा और प्रश्नों को आसानी से हल करने में फायदा रहेगा। और नहीं वैसे जैसे अब आपको सोचो कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या वैसे लिख सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम ही रहता है एग्जाम में और उसी टाइम में आपको पेपर करना पड़ता है। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर आपको याद होगा 1 या 2 सेकंड में हल कर देंगे, और इन चीजों के बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? 2, 3, 5 ऐसे करके देखोगे, फिर लिखोगे, फिर गिनोगे, इतने में आपका क्या चला जाएगा? 2 से 3 मिनट का समय। तो एक एग्जाम में अगर एक प्रश्न को 2 से 3 मिनट में करने लगे तो फिर आपको पूरा पेपर हल नहीं कर पाओगे, समय फिर रह जाओगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना जरूरी है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? टोटल 25। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 25। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 15। अब मैं गिन कर बताऊं तो भी वो मैं तो समझा सकता हूँ आपको, ये लिख कर या अभी बता देता हूँ। देखो 1 से 50 तक में कौन कौन से आएंगे आपके सामने। सॉरी, 9 नहीं आएगा। ये आपके सामने देखिए, इनको गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है। लेकिन आप ऐसे इस प्रकार एग्जाम में गिनने लगे तो आपको वही मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब ये थोड़ा छोटा पूछे तो आपको कम से कम 1.5 मिनट तो लगेंगी। आप इनको लिखोगे फिर गिनोगे इस प्रकार। इससे अच्छा है कि बेसिक बातों को याद रखें आप। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 10। आप इस प्रकार देख सकते हैं लिख लिख कर। ठीक है। 1 से 200 तक की कितनी होगी? देखिए बताइए मुझे। 1 से 200 तक की होंगी 47। और 1 से 1000 तक कितनी होंगी? 167। ठीक है। ये आपको बेसिक बातें थी, मैंने आपको बता दी। इनको याद रखे आप कृपया, आपका ही बेनिफिट होगा। इसको याद रखेंगे और इस प्रकार हल करेंगे अभी मैंने बताया उस प्रकार आपको समय लगेगा। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार इस प्रकार हल करके प्रश्न करना चाहते हो, या थोड़ी बातें बेसिक याद रखने पर इनको इस प्रकार हल करना चाहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपको बातें बातों में दोनों जगह 7 की जगह 8 आएंगी। इसमें तो होती है कितनी? 100 200 तक की में 48, इसमें होती है 168। ठीक है, इसको उतार लेंगे। देखिए दोस्तों, दो अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? 99 तक। जैसे ही 100 आएंगे, 100 कैसे प्रारंभ होगी? 100 से कहाँ से? 100 से जैसे 999 तक कितने अंकों की? ये 3 अंकों की होगी। ये तो कितने अंकों की होगी? 3 की। और जैसे ही 1000 कितने अंकों की होगी? 4 अंकों की। कहाँ तक होती है 4 अंकों की? यहाँ तक। और यहाँ से अब 5 अंकों की। ये जैसे 10,000 बनेंगे तो कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की। यहाँ तक 5 अंक। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे
ये तो होती है अंकों में संख्या। सबसे छोटी अंकों की संख्या दो अंकों की कौन सी हुई? 10। सबसे बड़ी कौन सी हुई? 99। और इसी प्रकार तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 100। और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई आपके सामने? 999। और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1000। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9999। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 10,000। और बड़ी कौन सी हो गई? 99,999। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। इस पर अब इनसे भी अभाज्य संख्या में किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, देखिए आपके सामने। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य यानी जिसके गुणनखंड क्या हो? एक और स्वयं संख्या हो। कौन सी हो गई? 11। 11। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है अगली लाइन? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? देखिए 99 तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन 97, 97 क्यों? क्या बोल रहे हैं? अभाज्य। अभाज्य मतलब इसका गुणनखंड क्या हो? एक और स्वयं संख्या। ठीक है आपको। अब इसी प्रकार तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 101 का टुकड़ा क्या होता है? एक और स्वयं संख्या गुणनखंड इसका। सबसे बड़ी क्या हो गई? 997, 997। अब देखिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये। लेकिन अपने को पूछा गया है तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। तो अभाज्य मतलब इसका टुकड़ा क्या हो? एक तो स्वयं संख्या और एक गुणनखंड। अब चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखा है आपको? ये। लेकिन अपने को क्या देखना है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए एक मिनट में इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। देखिए चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपके सामने? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है, और सबसे छोटी संख्या ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन चार अंकों की क्या होगी? देखिए चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होगी? ये आपके सामने चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य। और चार अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको ये देखता हूँ पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी तो ये होती है 10,000। और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999। ये तो क्या हुई? बड़ी। और ये हो गई सबसे छोटी। लेकिन इसमें भी अपने को क्या देखना है? पांच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो पांच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? और ये तो होती है पांच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन अपने को ये पूछे कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 10,000। और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999। लेकिन आपको ये पूछे पांच अंकों की सबसे छोटी, तो लिख दिया आपने, लेकिन सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी होगी आपके पास? 9,991। ठीक है, ये आपके पास पांच अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हुई। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए पिछली जो मैंने बातें बताई थी उसमें से एक मैंने थोड़ा गलती कर दिया। उसमें गलती क्या? 1 से 200 तक में आपको अभाज्य संख्या पूछी थी। उसमें मैंने लिखवाया था पहले 47, फिर उसमें थोड़ा डिलीट करके 48 करवाया। लेकिन ये सभी गलत है। इन सबका सही कौन सा होगा? 46। इन सबका सही कौन सा होगा? 46। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भाज्य संख्या। इसमें क्या होगा कि गुणनखंड, जो गुणनखंड है आपके संख्या के गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य क्या हो? गुणनखंड।
अन्य क्या हो, गुणनखंड, तो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किस कहेंगे, गुणनखंड क्या हो, एक और उसके अलावा, एक और उसके अलावा स्वयं संख्या और अन्य गुणनखंड हो तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। दो चार, दो नहीं आएगा सॉरी, चार छः आठ ये दे दिया आपको, लेकिन चार तो देखो एक ये भी टुकड़ा होता है, गुणा दो गुणा चार भी होता है। देखो इसको कैसे कैसे टुकड़े होते हैं, एक गुणा चार, दो गुणा दो, ये टुकड़े। तो इसके अलावा भी अनेक टुकड़े हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा फिर से बताता हूँ। गुणनखंड करने पर एक तो एक हो और स्वयं संख्या हो, इसके अलावा अन्य गुणनखंड और हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। देखो इसी पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेंगे आपको, सबसे बड़ी, तो आप क्या बताओगे, देखो सबसे छोटी सबसे बड़ी, इसके अलावा 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, ये सब आपको निकालने हैं। देखो ये तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन बताने आप अगर मन से निकालोगे इनके, जैसे कि अपने कॉपी में हल करोगे, जैसे जैसे देखोगे तो आपको याद भी रहेगी मेमोरी में। और 1 से 200 तक, इसलिए ठीक जिस प्रकार मैंने पूछे हैं उन्हीं पर आधारित आपको ये स्वयं को हल करना है। ये दो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे छोटा भाज्य, भाज्य का मतलब गुणनखंड या तो क्या आना चाहिए, एक या स्वयं संख्या, इसके अन्य और गुणनखंड होने चाहिए। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या देखिए, इनको मिटा देता हूं मैं, देखिए इसको बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी कौन सी हो गई, 4। लेकिन आपको ये पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो आप क्या बताओगे, 9। और आगे जिस प्रकार मैंने अभाज्य में पूछे थे उस प्रकार आपको स्वयं को हल करना है। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अगली बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक नोट लगाकर आपको एक चीज लिखनी है। आप बोलोगे सर एक किस में गिनती आता है, तो एक आप नोट लगाकर लिख लीजिए कि एक न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या। आप क्या लिखेंगे, एक नोट लगाकर, एक न तो अभाज्य संख्या होती है न भाज्य संख्या। आप इस प्रकार लिख लीजिए नोट। मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ, देखो एक होता है न तो अभाज्य होता है न भाज्य संख्या होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इस बात को मैं नोट क्यों लिखवाया हूँ। अब देखिए आगे पढ़ाएंगे अपन। एक बात एक और बताता हूँ इम्पोर्टेंट है। आपके पास जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अभाज्य संख्याएं होती है ये किस रूप में होती है, देखिए 6n ± 1 के रूप में होती है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बोल दिया ये 13 है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये 6n + 1 के रूप में कैसे, 6 × 2 + 1। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 रे क्या हो गए, 13। ये 13 भाज्य संख्या किस रूप में हुई, नहीं हुई, ठीक है हुई। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल 29 दे दिया मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 - 1, 6 × 5 = 30, 30 में से जैसे एक निकालूंगा तो क्या आएगा, 29। तो आपको ये बात भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भी
स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या किस रूप में होती है? 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए, अगला आपके पास संख्या कौन सी है? सहभाज्य संख्या। इसे क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम नंबर। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब एचसीएफ क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? संख्या का। अगर एचसीएफ एक है तो वह संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। देखो सहभाज्य कैसे, 3 और 5 ये दो दे रखा है आपको। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? एचसीएफ क्या आ रहा है? एक। एचसीएफ क्या आ रहा है? एक। तो ये क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। ये भी एक क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या, क्योंकि इनका क्या आ रहा है? एचसीएफ क्या आएगा? एक। और देखिए, ये देखिए, ये क्या कहलाएंगे आपकी? सहभाज्य। सहभाज्य में किस प्रकार बता रहा हूं? वह संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो? एक हो। एचसीएफ क्या हो? एक हो। तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी आपकी? सभी संख्या क्या कहलाएंगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एक आता है तो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और अगर लगातार संख्याएं दे रखी हो आपको, जैसे लगातार का मतलब ये दे रखा है 6 और 7 या 7 और 8, ये भी क्या कहलाएंगी? कोप्राइम। लगातार संख्या में दे रखा है तो ये भी क्या कहलाएंगी? कोप्राइम। 11 12 ये दे रखा है, इनके अलावा एक, इनका ऐसे क्या होगा? एक ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, तो ये भी क्या कहलाएंगी? कोप्राइम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए, अब आपके सामने ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब यमज अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं का अंतर, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, जो दो अभाज्य संख्या होते हैं उनका अंतर कितना है? तो बीच में दो। अंतर क्या है? दो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये दे दिया 11, ये दे दिया आपको 17 और 19। अब इनका जब मैं अंतर करूंगा तो क्या आ रहा है? दो। ठीक है, उसी प्रकार 29 और 31, जब मैं इनका अंतर करता हूं तो ये क्या आ रहा है? अंतर दो। ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? यमज अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, अब आपके पास सम और विषम संख्या के बारे में समझाना और रह गया। सम संख्या सदैव किससे विभाजित हो? सम संख्या किसे कहते हैं? सदैव वह संख्या जो दो से विभाजित हो। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाजित ना हो। अब दो से विभाजित होने का मतलब ये किस रूप में होगी? 2n। 2n कैसे देखे? 2 4 6 8 10 ये दे रखा है आपको, ये 2n के रूप में है। देखो n का मान जैसे 2 दे रखा है, n का मान मैं 1 रखता हूँ, ये क्या हुआ? 2। n का मान 2 रखता हूँ, क्या बनता है आपके पास? 4। ये सब संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएगी, नहीं कहलाई? ये सदैव किससे विभाजित हो रही? जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 से पूर्णतः विभाजित, ये भी पूर्णतः विभाजित, तो ये क्या कहलाएंगे? सम संख्या। लेकिन जैसे मैं ओड प्लस ओड जोड़ता हूं तो क्या आएगा आपके पास? इवन। यानी कि विषम और विषम को जैसे ही जोड़ूंगा, देखिए 5 और 7 को जैसे ही जोड़ूंगा तो क्या है? 12। आपके पास क्या प्राप्त होगा? इवन। ये बात भी ध्यान रखना। अब विषम संख्या किस रूप में होगी?
2n प्लस 1 के रूप में। अब कैसे देखें, आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इधर ही समझाता हूँ मैं इसको मिटान कर। वह संख्या जो क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। देखिए एग्जाम्पल 3, 5, 7 ये दे रखा है आपको। तो ये किससे विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती। अब देखिए 3 का भाग 3 में जाएगा, 5 का भाग 5 में, 7, ये किसी से भी 2 से विभाजित नहीं होती। तो ये किस रूप में होती है भी समझेंगे, 2n प्लस माइनस 1। ये किस रूप में होती है, इस रूप में। देखिए तो n का मान मैंने कुछ भी रख लिया, ये मान लीजिए 2 रखा, प्लस 1 कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 क्या बना आपके पास 5। ये क्या प्राप्त है आपके पास, विषम संख्या। 2 गुणा 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये क्या बना आपके पास विषम। तो विषम संख्या ये कहलाई। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। इन पर आधारित मैं आपको प्रश्न समझाता हूँ जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट गुणनखंड होते हैं। देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने बताई थी, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने हो, 2। 2 का मतलब एक तो स्वयं संख्या और एक, तो इसका आंसर को क्या होगा, देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड के टुकड़े क्या होते हैं, 2। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। 2 अंकों की एक संख्या है 9a, एक का भाज्य संख्या है, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, अब 2 अंकों की एक संख्या क्या दे रखा है अपने को, 9a। एक का ऐसा मान रखना है मुझे जो क्या हो, एक का ऐसा मान रखूं ये संख्या क्या बन जाए, अभाज्य संख्या। देखो इसको या तो ऑप्शन से रख कर भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक रखता हूं, ये क्या बन गया 91। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि एचसीएफ क्या, सॉरी, जैसे इसके संख्या का गुणनखंड करेंगे तो एक तो संख्या स्वयं होनी चाहिए और एक होना चाहिए। लेकिन जैसे इसका गुणनखंड करूंगा मैं तो 13, 7, 1 और 91 ये बन रहे हैं, तो ये तो क्या हुई, अभाज्य नहीं हुई। तो एक का मान तो क्या नहीं रख सकते अपन, एक नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार में देखो 7 रख कर देखता हूँ, ये क्या बना, एक का मान जैसे 7 लिया तो 97। देखिए 97 के टुकड़े करेंगे अपन, तो 97 के जैसे टुकड़े करता हूँ तो पूर्णतः टुकड़े नहीं हो पाएंगे। इसका एक वह स्वयं संख्या 97 हो जाएगी इसका टुकड़ा, यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 97। लेकिन एक रखने पर इक्यानवे बन रहे थे तब भी हो रहा था। अगर एक का मान मैं 99 रखता हूँ, एक का मान सॉरी 9 रखता हूँ, तो संख्या क्या बनती है 99। 99 के टुकड़े बनते हैं, देखो क्या क्या बनता है, 11, 3 ये बनते हैं, ये 11, 3 इसके रूप में आएगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी आपका। और ये एक क्या बन रही है आपके पास, अभाज्य संख्या भी बन रही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आप एक का मान क्या रखे अपने 7। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी इन ऑप्शन में। देखो मैंने ये वैसे तो आपको पिछले ये क्लास चल रही है उसमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये। देखो आपको पता है कि सबसे छोटी
दो अंकों वगैरह की थोड़ी पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य। देखो अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। लेकिन अपने को पूछा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होगी, दो। ये आपको पीछे मैंने हल करवा दिए थे। दो कैसे, कि दो में एक स्वयं का और एक के अलावा, एक तो स्वयं का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। चार, देखिए चार तो क्या होगी, भाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य होती है, एक ना तो भाज्य न अभाज्य। तीन क्या दे रखा है, तीन को क्या बोलेंगे अपन, विषम। विषम हो गया तीन तो। लेकिन भाज्य संख्या कौन सी हुई अपने, दो। ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न मैं समझाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने क्या बोल रहा है, कि क्या कहता है कि प्रश्न निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो ऑप्शन ए देखोगे आपको क्या याद आएगा, मैंने नोट लिखवाया था। एक ने तो भाज्य होती है, न अभाज्य। ये तो गलत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सबसे छोटी दो क्या होती है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन बी भी गलत। ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अभाज्य। इसके टुकड़े केवल एक और तीन होता है। लेकिन अपने को क्या देखना है, भाज्य। ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या बचा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, चार। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया था। लेकिन भाज्य संख्या के मैंने आपको हल करने इसीलिए बोला था कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या पूछता है आपको, परसेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी अपरिमेय संख्याएं इनमें से कौन सी संख्या होती है। तो मैंने बताया था कि सभी अपरिमेय संख्या किसका रूप है। देखो आपको जैसे मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था, रियल नंबर यानी जैसे मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया था, उस रियल नंबर में बताया था कि क्या बताया था, कि रियल नंबर में एक तो होती है परिमेय और एक कौन सी आती है, अपरिमेय। बताया था या नहीं बताया था आपको, जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो रियल में एक आती है परिमेय और एक आती है अपरिमेय। ये पूछ भी क्या है, सभी अपरिमेय संख्या है कौन सी संख्याओं में होती है, तो रियल नंबर में। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया हो, ये प्रश्न किस में आया हुआ है, एनटीपीसी 2022 में। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने प्रश्न है जो 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे, देखो मैंने बताया था, अभाज्य संख्या जिसके टुकड़े क्या हो, यस, टुकड़े टुकड़े का नाम आता है गुणनखंड क्या हो, एक व स्वयं संख्या हो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था जब ये अभाज्य संख्या समझा रही थी, सीधे डायरेक्ट लिखवा दिया था मैंने 1000 तक में कौन कितना क्या आता है। ठीक है, फिर भी लेकिन मैं एक बार 50 तक में बता देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ठीक है, 37, 41 और क्या आ गया, 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखो कौन सा रह गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, सॉरी, एक 43 और फिर 47। अब हो गए 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो टोटल अभाज्य संख्या 1 से 50 तक में कितनी होती है, 15। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। रेलवे एनटीपीसी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 20 और 80 के बीच में देखो कैसे गिनेंगे। 20 और 80 के बीच में देखिए लिखेंगे अपन, कौन कौन सी आएगी देखिए। सबसे पहले
23, 29, 31, 37, फिर क्या आएगा 41, 43, 47, फिर 47 का क्या आएगा 53, और फिर क्या आएगा 61, इसके अलावा इसमें क्या आएगा 61, 67, और क्या आएगा देखिए 61, 67, 71, 73 और 79। ये हो गया। देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल कितने हैं आपके पास 20 से 80 के बीच में टोटल 14 है आपके पास। ऑप्शन कौन सा हो रहा है बी इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए अगला प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे। 6y दे रखा है सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभव है, y के पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो y की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए साथ में क्या दे रखा है, ये 6 और y दे रखा है। ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या, ये पर्सन कह रखा है। ये क्या दे रखा है, सहभाज्य संख्या का युग्म है। तो ये सहभाज्य संख्या, लेकिन y का ऐसा मान है जो 20 से अधिक नहीं है, 20 के नीचे नीचे है। जो 20 तक की संख्या है उन संख्याओं में से y के मान है। देखो जैसे 6 के साथ में y का मान लेता हूँ। पहला क्या लेता हूँ मैं, देखिए एक लेऊंगा, एक नहीं हो सकता, दो लेऊंगा, एक और दो तीन ये लेता हूँ। ये क्या नहीं होगी, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होती है, एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक। एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक। तो जैसे मैं एक दो तीन रखता हूँ, तीन से एचसीएफ नहीं आता। एक रख के रखता हूँ, दो भी रखता हूँ तो भी नहीं आता, तीन भी रखता हूँ तो भी नहीं आता, चार पर भी नहीं आता, पांच। जैसे मैं पांच रखूंगा, 6 और 5 एक मान संभव हो गया। ये क्या हो गई, सहभाज्य, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ एक होता है। 6 और 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला देखिए 6 और 7 रखूंगा, एक सहभाज्य, क्योंकि इनका एचसीएफ एक होता है। फिर देखिए 8 रखता हूँ, नहीं, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 बिल्कुल नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। सॉरी 11 होगा, क्योंकि 11 में तो 6 और 11 का एचसीएफ क्या बन रहा है, एक। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई बाई की। फिर आगे क्या कह रहा है कि 6 और 12 ये दोनों वैसे ही करते हैं आपस में, तो तुरंत ये भी सहभाज्य नहीं होंगे। 12 की जगह 13, 6 और 13 एक सहभाज्य संख्या ये हो गई। 4 पॉसिबिलिटी तो बन चुकी। आगे देखिए, और फिर 13 की जगह 14 लेते हैं तो वो भी करते हैं आपस में। 15, 6 और 15 भी नहीं हो सकते, 6 और 16 भी नहीं हो सकते, 6 और 17, 6 और 17 इनका एचसीएफ एक आता है। ठीक इसी प्रकार 18 रखने पर भी नहीं होता। 6 और 19 ये आ गया, 6 और 19 पॉसिबिलिटी कितनी हुई टोटल, देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6। लेकिन एक क्या होगा, 6 और 1, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक। हो रहा है, तो टोटल कितने हुए, 7। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। इसको खोलकर प्रश्न को पूरा आसानी से, इजी से समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेकर आता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो समुच्चय दे रखे हैं उन समुच्चय में से सहभाज्य संख्या कौन सा बनाता है। देखिए सहभाज्य कैसे निकालते हैं। ये दे रखा है 12 और 7, इनका एचसीएफ क्या, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या है, वह दो संख्या है जिनका एचसीएफ क्या है, एक। इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक। अगर जिसका एचसीएफ एक आ रहा है, देखो एचसीएफ एक किस किस में आ रहा है,
इसका तो नहीं आ सकता क्योंकि ये दुगना हो रहा है। तो ये दोनों किससे कटते हैं? 3 और 7 से। और HCF एक किस प्रकार आता है? या तो स्वयं से कटे या एक से। तो ये क्या आएगा? HCF एक नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग। ये इसका दुगना दे रखा है, सॉरी 3 गुना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये भी इसका 3 गुना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी एंड सी एंड डी, बी सी डी तो क्या हुए? रॉन्ग। 12 और 7 अपने आप में ये क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। अब ये क्यों कहलाएगी? इसका रीजन देखो, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों से, दोनों से कटे, दोनों से एक से कट रही, इसके अलावा कोई से नहीं कट रही। तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। देखिए अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम 2023 में जो कांस्टेबल होती है, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने बताया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इनको जोड़ो, देखो क्या आएगा? 9। ये आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा, सॉरी मैंने इनको अभाज्य पूछा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट रखा है। देखो इस प्रकार ही प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का। सच 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने? देखो बताओ, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये बताई थी 997। और सबसे छोटी संख्या क्या बताई थी? ये बताई थी मैंने आपको। जब इनको जोड़ेंगे, देखिए जोड़िए, 7 और 1 8, 9, 9 और 1 10। ये बना आपके पास, ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या, बड़ी व छोटी। ये कौन सी कहलाई? अभाज्य संख्याओं का योग कितना हुआ? 1098। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आता हूँ। देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ये भी 2023 के भर्ती में। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभाज्य है? देखो अभाज्य क्या होते हैं? एक तो स्वयं और एक, इन दोनों का ही गुणनखंड हो, ये दो ही गुणनखंड हो। 103 का भी क्या होता है? एक और 103 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। एक और इसका टुकड़ा 103 होगा, इसके दो ही टुकड़े होंगे, इसके भी दो ही टुकड़े हो रहे हैं। इसके देखिए ये 17 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। और ये देखो 119, 17, 3, 1, तीनों को हो रहा है। तो ये ऑप्शन बी तो कैंसिल। ऑप्शन सी देखिए 27 और 51, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, और 3 और 17। तो ये भी इनका गुणनखंड करने पर दो ही होने चाहिए, एक या और स्वयं संख्या। लेकिन मैं स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का गुण, अन्य संख्याएं भी आ रही है गुणनखंड में, तो ये अभाज्य नहीं होगी। ठीक, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में भी ऐसा ही हो रहा है, 98 है, देखो ये 7 हो रहा है आराम से, 949 इन सबको हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 567 भी। लेकिन जब मैं इसमें देखता हूँ ऑप्शन ए में, ये एक और इन संख्याओं के अलावा किसी से विवाद नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। देखिए आपके सामने ये भी दिल्ली पुलिस की एग्जाम में 2023 में आया है। इसको कैसे रखें? 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या, पहले तो ये तो अभाज्य दे रखा है, लेकिन सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योग अंतर ये भी दे सकता है। सबसे छोटी 4 अंकों की क्या होगी? 1000। सबसे बड़ी क्या होगी? 2999। ये तो क्या हुई? सबसे छोटी व सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। लेकिन अपने को पूछ क्या रखा है? 4 अंकों की अभाज्य संख्या।
सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ सकता है, लेकिन सबसे छोटी क्या होगी? आपको मैंने बताया था एकदम नो। तो आप ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या कहता है? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है। क्या शेषफल प्राप्त होता है? देखिए, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में है, 2023 का क्वेश्चन है। 7 से बड़ी संख्या, देखो 7 से बड़ी संख्या में 11 ले लिया। जैसे इसमें 6 का भाग देता हूँ, 6 का भाग देने पर शेषफल क्या रहा है? 6 कम 6, एक बार पूर्णते चल गया तो बचा क्या आपके पास? 5। शेषफल क्या है? 5। ठीक है, एक ये संख्या लेकर देखता हूँ। देखिए, जैसे इसमें भाग देता हूँ, 6 दूनी 12, 2 बच गया, बचा क्या आपके पास? 1। शेषफल क्या बचा? 1। देखिए, मैं लेता हूँ आपके सामने 29। जैसे मैं 6 का भाग देता हूँ, देखिए 6 चौका 24, फिर क्या बचता है? 5। और जैसे ही मैं इस जगह 31 ले लेता हूँ और फिर 6 का भाग देता हूँ, 6 पंजे 30, 5 में पूर्णते चला गया, 1 बच गया। जैसे 7 से बड़ी अभाज्य संख्या लेता हूँ मैं, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या लेता हूँ और फिर मैं 6 का भाग देता हूँ। किसका भाग देता हूँ? 6 का भाग देने पर या तो शेषफल 5 बचता है या 1। ये ऑप्शन कौन सा है? डी भी नहीं दे रखा, सी भी नहीं दे रखा, बी भी नहीं दे रखा, ऑप्शन ए इसका आंसर होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होता है। आपको मैंने समझा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपको हल करना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और मेरे को जैसा कि लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ठीक है, और आप भी अगर आज क्लास हमारी प्रथम बार पढ़े हो तो इस क्लास में अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।